भिक्षावृत्ति को लेकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने वाली संस्था बदलाव द्वारा शनिवार को भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोगों की स्थिति पर आधारित सर्वेक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट उपेक्षा और समावेश 2024-25 का विमोचन मंत्री असीम अरुण समाज कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर केएल गुप्ता, उप निदेशक समाज कल्याण, अंजनी सिंह जिनवा समाज कल्याण अधिकारी, प्रोफेसर तारिक संस्थापक एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। काम को करने के पीछे जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जो लोग भीख मांगने के काम में लगे हुए हैं उनको पुनर्वास की सुविधाएँ उपलब्ध करा के समाज की मुख्य धारा में उनके मूल परिवार के साथ जोड़ा सकें, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी सकें। और आज यहाँ पर जो कौन से लोग उपस्थित रहे? आज का जो पूरा प्रोग्राम है, हमने एक लखनऊ में जो भीख मांगने के काम में लगे हुए लोग थे उनका एक डिटेल्ड सर्वे किया है, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के आधार पे हम आगे की रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इन लोगों को पुनर्वासित कर सकते हैं। हमारे पास नगर निगम की एक बिल्डिंग है, रैन बसेरा है, वो सरकार की तरफ से सहयोग में हमें बिल्डिंग मिली हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, जिसका हमें कोई रेंट नहीं देना पड़ता है। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट की वेलफेयर की स्कीम्स हैं बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी की, तो जो बेनिफिशरी हैं जो बिगिन के काम में इन्वॉल्व होते हैं उनको उन बेनिफिशरियों को सोशल सिक्योरिटी की स्कीम से हम लाभान्वित कराने में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग है। अब तक कितने बच्चों को और कितने लोगों को आपने भिक्षावृत्ति से अलग किया है और अलग मुख्य धारा में जोड़ा है? अभी तक हमने 549 ऐसे वयस्क साथी जो भीख मांगने के काम में लगे हुए थे उनको भिक्षावृत्ति से निकाल के छोटे छोटे रोजगार शुरू करा के उनके मूल परिवार से जोड़ा, जो अपने परिवार के साथ आज खुशहाल सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। और 146 बच्चे जो भीख मांगने के काम में लगे हुए थे उन 146 बच्चों को हमने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनकी पढ़ने की लिखने की कौशल को और साथ ही नहीं उनके अंदर जो हुनर छुपा हुआ था, किसी के अंदर कल्चरल एक्टिविटी का हुनर था, किसी का खेल में हुनर था, तो उन हुनर को निखार के आगे बढ़ा रहे। ये आखिर आपके दिमाग में आया कैसे? क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से इसमें आप लगे हुए हो और मैं उस समय से देख रहा हूँ जब आपकी परिस्थिति बहुत ही खुद कर रहे थे, तो कैसे ये दिमाग में आया, किस तरीके से? एक्चुअली हम गांव के रहने वाले, गांव से जब लखनऊ में पढ़ाई के लिए आए तो लखनऊ में मैंने भीख मांगने वाले लोगों की मंदिर मजार के बाद एक बड़ी संख्या देखी, जबकि गांव में महीने 2 महीने 6 महीने में कोई साधु महात्मा की वेशभूषा में आता था, आटा दाल चावल लेके चला जाता था। तो यहाँ पे और मैंने जब संख्या देखी मंदिर मजार के बाहर बड़ी संख्या, वो तरह तरह नशीले पदार्थों का भी सेवन करते थे। तो हम मंदिर भी जाते थे, मजार भी जाते थे और गुरुद्वारा भी जाते थे, लेकिन मैंने गुरुद्वारे के बाहर भीख मांगने वालों लोगों की संख्या नहीं देखी। वहाँ गुरुद्वारे में जो लंगर चलता था, लंगर में वो जो हनुमान सेतु पे खम्मन पीर बाबा मजार पे भीख मांगते थे वो भी वहाँ पे जाते थे और सम्मान के साथ बैठ के सबके साथ वो भी भोजन ग्रहण करते थे। तो शुरू में तो ये आइडिया आया जैसे गुरुद्वारे में लंगर चलता है ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पे नियमितः लंगर चलने चाहिए, जहाँ पे सम्मान के साथ बैठा के पौष्टिक भोजन खिलाया जाए, जिससे कि लोगों की भूख भी मिटेगी और जो जाति धर्म के आधार पे भेदभाव है वो भी समाप्त होगा। लेकिन फिर 2013 में एक 50-52 वर्ष उम्र का भिक्षुक साथी में राजा जी पुरम टैक्सी स्टैंड पे मिला और बहुत ही लाचारी से बोला कि बाबूजी 10 रुपये दे दीजिए, 2 दिन से तो मैंने उसे 10 रुपये न देकर पूड़ी कचौड़ी की दुकान पर लेकर गए, पूड़ी और खस्ता उनको दिलाया, दुकानदार को 20 रुपये देकर चले आए। तो ये उनका जो मांगने का तरीका था वो मेरे जहन में बार बार गूंजता रहा। तो वहीं से 2-3 दिन उसी के बारे में हम सोचते रहे। फिर एक आइडिया आया कि अगर हम एक भूखे व्यक्ति को 1 पहर का खाना खिलाते हैं या 2 पहर का खाना खिलाते हैं तो उसकी 1 पहर 2 पहर की भूख केवल हम मिटा सकते हैं, फिर भी वो हमारे ऊपर ही निर्भर रहेगा खाने के लिए। तो अगर हम उसको 1 कटोरा धान या 1 कटोरा गेहूँ से हम उसको गेहूँ पैदा करना या धान पैदा करना सिखाते हैं
वो हमेशा के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो इसी आइडिया के साथ इस काम की शुरुआत